हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट का जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोलने में इसलिए थोड़ा सा हमको अल्टर लगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 सितंबर को आप सभी का जो है क्या यहाँ पे हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें जो है ना आपको टोटल से 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों का 100% सही आंसर बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन पेपर असली है, इसमें आप लोग को सोचने की कोई ज़रूरत एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं जैसा कि ओरिजिनल पेपर मैथ का करा चुके हैं ये सब। उसके बाद आप सभी का पारी है अब इंटर के स्टूडेंट का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें टिक भी लगा हुआ है कहीं पर, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हम जो करा रहे हैं स्पेशल आप सभी को उसके ऊपर में ध्यान देना है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, मतलब जिसने पुरानी सब चीज़ों को खोज किया है। स्टार्टिंग किया था किसने। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है। एक सेकेंड, जरा कलर वगैरह पसंद कर लें कौन सा इसमें ठीक रहेगा। चलिए अब सही है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि प्रश्न है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आप सभी अपने अपने दोस्तों में इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद सेकेंड नंबर प्रश्न पर आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड नंबर प्रश्न आप सभी का है कि गोदीवाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। क्या हो यहाँ पे? लोथल हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है तीसरा नंबर, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। थोड़ा सा फोटो अल्टर आया है, कोई बात नहीं है, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान देंगे। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे तो किसने किया था 1922 में। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था राखल दास बनर्जी ने किया था, जिसको आर डी बनर्जी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर की, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध यानी कि नगरीय सभ्यता कौन सी हो जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है 5 नंबर प्रश्न की, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है वो कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है 6 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, क्या लिखा गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, मतलब कि तो भारत में जो पुराने सब चीज़ों का जो खोज होता है उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, बस यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1861। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बी वाला हो जाएगा। उसके उसके बाद का प्रश्न है सुमेरी अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। तो बताना है 8 का क्या होगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेलुहा। क्या यहाँ पे? मेलुहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद का क्वेश्चन आता है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो डांस करती हुई जो तो मूर्ति मिली है वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न है कि विशाल स्नानागार, ठीक है, यहाँ पे तो विशाल अन्नागार कहाँ से हुआ, सारा का सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न की, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कि उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, तो किससे बताना है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है ना उल्लेख मिलता है, बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, 10वें। ठीक है, ये जो टिक मारा हुआ है उसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है, इसमें गलत भी लगा हुआ है। आगे का ये तो हो गया ना 10वें वाला। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से प्रमुख देवी इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उषा। क्या हो जाएगा? उषा जो दिया गया है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद का क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में जो रचना हुआ है वो किसका हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा अथर्ववेद का भी हुआ है, सामवेद का भी हुआ है, यजुर्वेद का भी हुआ है। तो मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा सभी। उसके बाद का प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म देखिए कहाँ हुआ है। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था।
और उसका क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा राइट आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। उसके बाद का प्रश्न है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीविका संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन माने जाते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मक्खली गौशाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद का क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है कि निगठन, ठीक है, निगठन नाथ पुत्र किसे माना जाता था। तो बताना है यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर को। किसको, तो महावीर को। उसके बाद का क्वेश्चन है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो देखिए महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था राजगिरी में। कहाँ दिया था, राजगिरी में। और जो है ना गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। आप लोग सभी याद रखिएगा। उसके बाद का प्रश्न है, देखिए यहाँ से रिलेटेड जो है ना आप सभी को बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये हमारा लाइव अभी हो रहा है जीनियस क्लासेस फॉर यू पर, बट आर्ट्स का क्लास जो होता है वो हमारे जो चैनल है इंटर आर्ट्स क्लासेस, वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से भी जरूर जुड़े। तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध को ही भगवान बुद्ध कहा जाता है। इसका मूल नाम मतलब बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था इसका सिद्धार्थ, ठीक है। और ये जो था ना इसका बेटा था, क्या था यहाँ पे, बेटा है। कुछ ज़्यादा मोटा हो जा रहा है ना आपका से। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि गृह त्याग कितने किया था, 19 वर्ष में, ठीक है। कि 29 वर्ष में एक घर का त्याग कर दिया। और 6 साल, ठीक है, मतलब कि 6 वर्ष जो है ना इसने तपस्या किया, तब जा करके इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो दोनों को मिला करके कितना होगा, तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर जहाँ पे दिया गया है कितना, डी जो दे रखा है 35, बिल्कुल इसका यहाँ पर राइट आंसर है। तो आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ में अपने अपने दोस्तों में इस चैनल को जो है ना शेयर भी कर दीजिए ना इस वीडियो को। और सभी प्रश्नों का आपको आंसर एकदम बिल्कुल 100% सही बताने वाले हैं। तो आप सभी जो है ना इसको अच्छे तरीके से देखिए और जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से भर के आना है आप सभी को। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे इंटर आर्ट्स क्लासेस से जरूर जुड़े। उसके बाद का प्रश्न है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो बौद्ध मतलब कि बौद्ध संघ के नियम, ठीक है, यहाँ पे नियम की बात अगर किया जाएगा ना तो वो किस में आ जाएगा आपका, विनय पिटक में। विनय पिटक में नियम के बारे में आता है। उसके बाद का प्रश्न है 21 नंबर, बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई। तो देखिए सभी प्रश्नों को एक एक करके बताएंगे, बस आप सभी धैर्य बनाए रखें। 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें सोचना आप लोगों को कुछ भी नहीं है किंतु परंतु, ठीक है। बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए उसको। पाली है, देखिए ये लोग का भाषा भले ही पाली हो लेकिन ये लोग पाली भाषा में लिखा नहीं बल्कि संस्कृत भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी वाला। 21 का देख लेते हैं, प्रश्न क्या है कि किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई। तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कश्मीर में। और किसका शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है, क्या लिखा है यहाँ पे, उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किस धर्म से है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो जैन धर्म से हो जाएगा। किससे यहाँ पर, तो जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद का प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए और जितना भी हो सके आप सभी से आंसर कमेंट करिए ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का रिवीजन हो सके। तो प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके संप्रदाय समय में किया। तो जैन धर्म में जब महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे, कौन से 24वें तीर्थकर जो थे, उसके निधन के बाद जो है ना जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। क्या पे, जैसे एक तो हो जाता है भद्र बाहु, एक स्थूल भद्र, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। ये दोनों के संरक्षण में कुछ जो है ना कुछ पुराने नियमों को मानते थे, कुछ उसमें नया नया नियम वगैरह को लागू करने लगे। तो कि तो क्वेश्चन यहाँ पे है जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था। तो 24 का राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, बी हो जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न देखिए, महाजन पद का उदय कब हुआ। तो महाजन पदों का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 6ठी शताब्दी में। उसके बाद का प्रश्न आता है किस महाजनपद का राजा प्रसेनजित, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रसेनजित, ठीक है, बुद्ध का समकालीन था। बताना है इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौशल, क्या यहाँ पे कौशल हो जाएगा आपका। उसके बाद का प्रश्न आता है गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी। तो गणतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो किस में था, यहाँ पे बज्जी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला।
उसके बाद का क्वेश्चन आता है किसने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इन सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। यहाँ के साथ साथ जो है ना आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये सभी अच्छा प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है। प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। मतलब उसने जो एक सेकेंड, चलिए तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में, मतलब कि जो लोग जो उसको देखे, जो उसको पढ़े, उसको जाने, किसके उसका श्रेय किसको जाता है, तो वह जेम्स प्रिसैम्प को। उसके बाद का प्रश्न है कि मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो मौर्य काल में जो मुर्गा को भी क्या लग गया, एक सेकंड रुकिएगा। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि मौर्य काल में, ठीक है, देखिए मौर्य वंश के समय में जो है आय का स्रोत, मतलब पैसा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, तो भूमि कर को, ठीक है, मतलब कि जमीन पर जो टैक्स लगता था उसी से। उसके बाद का क्वेश्चन आता है 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिए और जो है सभी प्रश्नों का आंसर भी आप सभी करते जाइए। तो देख लेते हैं प्रश्न कुछ किस टाइप का है ये वाला, कि कलिंग युद्ध के, मतलब जो है ना कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है। तो अशोक ने जो है ना कलिंग का युद्ध के बारे में जो है किस अभिलेख में लिखा है, तो 13वां अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद का प्रश्न है धर्म के प्रसार के लिए, मतलब अशोक जो धर्म का जो शुरुआत किया था अशोक ने, उसके प्रसार के लिए किसने धर्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया, किसने किया था ये बताना है। ठीक है, तो 32 का पे क्या था, अशोक ने। किसने किया था, क्योंकि देखिए धर्म का शुरुआत इसी ने किया था, तो उसका जो पदाधिकारी नियुक्त करेगा तो कौन करेगा, अशोक ही करेगा ना। उसके बाद यहाँ पर कि सातवाहन शक्ति, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। सातवाहन रहता तो सिम्मू बोल सकते, लेकिन सातवाहन शक्ति है यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा चंद्रश्री। क्या यहाँ पे चंद्रश्री, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन को देख लेते हैं, कितना नंबर है, 34 नंबर प्रश्न है कि कालिदास कौन थे। तो कालिदास देखिए एक कवि भी थे और एक नाटककार भी थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो कवि क्या थे, मतलब कालिदास कवि और नाटककार रहते हैं। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है 35 नंबर, अरे ये कहाँ, एक सेकेंड रुकेगा तो, चलिए। किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि किस शासक का शासन काल चरमोत्कर्ष था, मतलब कि कौन सा शासक था जिसके समय में बहुत ही अच्छा विकास किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला। उसके बाद का प्रश्न आता है किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो किताब उल हिंद जो है ना, इसमें मतलब किसके बारे में लिखा गया है, तो किसकी रचना, तो किसके द्वारा लिखा गया ये प्रश्न है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल-बरूनी का, किसका हो जाएगा, अल-बरूनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने मतलब जो ना किया। तो नारियल और पान का वर्णन जो किस यात्री ने किया था, 37 का क्या आ जाएगा, पे इब्न बतूता ने किया था। किसने, इब्न बतूता ने। आप सभी एक बार कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि पता चले कि हमारा जो वीडियो है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ठीक है, बीच बीच में आप सभी को कमेंट पर भी ध्यान देंगे। आप सभी जो अच्छे से पहले इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग जो है ना इसमें रुकेंगे तो उसको देखेंगे। उसके बाद का प्रश्न है अल-बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। तो अल-बरूनी जो कि भारत आया था वो किस सन की, कौन सी शताब्दी में आया था। तो 38 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11वीं सदी में। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 11वीं सदी जो है इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है अल-बरूनी किस शताब्दी, अरे तो वही हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पे है इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता मतलब कहाँ का यात्री था, तो बोल सकते हैं मोरक्को का यात्री, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न है किताब उल हिंद
जो है ना किस भाषा में लिखी गई है? तो जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताएं यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद का प्रश्न आता है रेहला के लेखक कौन है? तो मतलब कि किताब जो है रेहला किताब जो लिखा गया है, ये लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा इसको लिखा गया है। उसके बाद का प्रश्न आता है, प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो ये जो है ना मतलब कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता यहाँ पे आया था, ठीक है। और उसे बहुत ही पढ़े लिखे थे इब्न बतूता, जिसके लिए जो है ना उसको क्या करते हैं, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है। किसको? यहाँ पे इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न है अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने भारत का भ्रमण कब किया? मतलब घूमने के लिए जो आया था वो कब आया था, ये बताना था। 43 का क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर सी वाला है, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए उसके बाद का प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि वर्नियर भारत में कितने वर्ष रहा? तो देखिए मतलब यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी वाला। कितना साल रहा था? तो 12 वर्ष जो है ना वो भारत में रहा था। कौन? वर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर। उसके बाद का प्रश्न कि दारा सिको का चिकित्सक कौन था? तो दारा सिको जो है ना उसका जो डॉक्टर था वहाँ का कौन था, ये बताना है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर। वर्नियर क्या था? यहाँ पे एक चिकित्सक था, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो मतलब यहाँ पर हो गया ट्रेवलर्स इन द, मतलब कि मुगल एम्पायर के समय में जो ट्रैवल करने के लाया था उसके द्वारा एक किताब लिखा गया। वो कौन थे वो महान व्यक्ति? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो फ्रांसिस वर्नियर ही थे। ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद का प्रश्न आता है कि निम्न में से डच यात्री कौन था? तो डच यात्री देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दे रखा है ना, डच यात्री यहाँ पर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी भी मतलब पता करेंगे डच यात्री के बारे में तो वहाँ पर से इन चारों में से किसी का नाम नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है। कोई बात नहीं, आप लोग को मात्र में जो है ना 50 बनाने हैं। कितना? 50 में। कितने में से? 80 में से। और आपको 80 में से जो है ना 80 का आंसर हम बताने वाले हैं। तो आप सभी बने रहे हमारे साथ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कवर कराएंगे इस सेशन को। तो उसके बाद का प्रश्न यहाँ पर है मुगल शहरों को शिविर नगर के रूप में किसने वर्णित किया? तो मुगल शहरों को जो है शिविर नगर के रूप में जो वर्णित किया था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा वर्नियर ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी, क्योंकि यही तो मतलब कि मुगल एम्पायर के समय तो यही आए थे ना। उसके बाद का प्रश्न कि किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण अपनी जो है ना विवरण प्रस्तुत किया है? तो सती प्रथा के बारे में जो है ना किसने बहुत अच्छे तरीके से बताने का काम किया है? तो ये हो जाएगा फ्रांसिस वर्नियर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी दिया गया, इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न कि 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले अफानासी निकितीन किस देश से संबंधित थे? तो बताना है 50 का आंसर क्या होती, कहाँ से थे? ये रूस के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद का प्रश्न आता है कि नैनार, देखिए एक नैनार होते हैं, एक अलवार होते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है नैनार कौन थे, ठीक है। नैनार जो है ना, नैनार लोग जो होते थे वो देवता की पूजा करते थे। कौन से देवता के? ठीक है। तो 51 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शिव के, ठीक है। और अलवार आ जाता है तो यहाँ पे अलवार जैसे होता है ना अलवार, ये हो जाएगा आपका विष्णु का, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 52 नंबर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? तो पुरी जो है ना, क्या पुरी जो एक जगह है उसमें जो है ना मंदिर है, वहाँ पे किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताना है। तो 52 का राइट आंसर इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कृष्ण का भी होता है, बलराम का भी होता है, सुभद्रा का भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी का। उसके बाद का प्रश्न आता है 53 नंबर कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए ना पे, बासवन्ना, बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो अलवार संतों की रचना इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो देखिए नलियरा जो है ना ये दिव्य प्रबंधम, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। सी पे डाउट है, सी नहीं होगा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि अलवार किस देवता की उपासना करते थे? अलवार के बारे में देखिए, जस्ट पीछे था ना नैनार शिव के थे, और अलवार संत जो थे जो ना वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु के, ठीक है। और आप लोग को नैनार में क्या बताया? नैनार, ठीक है। ये लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग पूजा करते थे शिव भगवान का।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप सभी को। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री नैनार संत थी? नैनार संत मतलब जो कि शिव की पूजा करने वाली थी। ये हो जाएगा यहाँ पे क्राइकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है कि मीराबाई किस राज्य से संबंधित है? तो मीराबाई कहाँ की थी? वो थी राजस्थान की। कहाँ से? राजस्थान से थी। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन संत जो है ना अपने को विष्णु की प्रेयसी मानती थी? मतलब कि विष्णु की प्रेयसी कौन मानती थी बताना है। 58 का राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अंडाल, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा होती होती थी ये बताना है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु का। किसका होता है यहाँ पे? विष्णु का। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था? तो ताजिकिस्तान से जो आए हुए लोग जो होते थे मुसलमानों से जो है ना ताजिक कहा जाता था। उसके बाद का प्रश्न आता है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये दिल्ली में पड़ता है। कहाँ में है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है, सूफी सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है जंजीर, मुरीद, आत्मा का ईश्वर से मिलन। तो यहाँ पे जंजीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंजीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए मतलब क्वेश्चन जो मेरे पास आया था उसमें बहुत सारे में टिक लगा दिया था, कुछ में गलत था कुछ में सही था। तो हम उससे आपको स्टार्टिंग में बोले हैं कि आपको उसके ऊपर में ध्यान नहीं देना है। हम जो फिलहाल आपको बता रहे हैं आपको जो है उसके ऊपर में ध्यान देना है। अभी जो है टोटल से जितने भी स्टूडेंट लाइव में जुड़े हुए हैं, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें और साथ में इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब एंड जो है ना शेयर भी जरूर कर दे अपने दोस्तों में। तो यहाँ तक तो हो गया 62 का। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या दे रखा है। आगे का प्रश्न कि पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की जो रचना किया था वो किसने किया था? जायसी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अभी तक जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक भी जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि जो है अब सभी मिल करके एक मतलब दबा देंगे तो पता चलेगा कि 23.1 के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सभी जल्दी जल्दी से कर दें। उसके बाद का प्रश्न है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो कबीर के जो है मतलब कि से संबंधित दोहा जो है ना वो किस में रखा गया है? तो यहाँ पर आप सभी को पता चलेगा बीजक में भी है, कबीर ग्रंथावली भी है, आदि ग्रंथ साहिब भी है। तो ये सब के सब में जो है ना कबीर जो है ना कबीर से संबंधित दोहे उसमें शामिल है। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसका संबंध चिश्ती सिलसिला से है? तो चिश्ती सिलसिला से जो है ना वो किसका यहाँ पे संबंध होगा? 66 का राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या हो जाएगा? शेख निजामुद्दीन औलिया वाला जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न आता है, इसको ध्यान से देखिए पता चले, शेख निजामुद्दीन चिश्ती की जीवनी इन मुनीस अल अरवाह किसने लिखी? इसको जो लिखने का काम किया था वो किसने किया था? तो वो हो जाएगा जहां आरा ने। किसने? जहां आरा। उसके बाद का प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और कब किया था? तो कि 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर डी वाला। उसके बाद का प्रश्न है कि यहाँ पर वृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? वृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है ये बताना है। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामेश्वरम में। कहाँ हो जाएगा? रामेश्वरम में। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का पहला जो है ना पहला राजवंश कौन था? तो विजयनगर का साम्राज्य का जो पहला राजवंश था मतलब उसका राजा सब था ना वो किस वंश थे, किस वंश से थे ये पूछा जा रहा है। तो 70 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संगम वंश के। क्या हो जाएगा पे? संगम वंश जो है बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए प्रश्न है यहाँ पर, किस शासक ने विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी वाला। उसके बाद क्या है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 में हुआ था। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयद किस भाषा में लिखी है? तो तेलुगु भाषा में लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं 74 नंबर प्रश्न को, किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर का भ्रमण किया? तो विजयनगर का भ्रमण जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुआर्तो बरबोसा ने भी और डेमिंगो पेस ने भी और फर्नाओ नूनीज ने भी।
उसके बाद 75 नंबर प्रश्न आता है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। तो कृष्णदेव राय जो है ना वो किस वंश के शासक थे, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि इसका आंसर इनमें से कौन सा सही होगा। 75 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताना है। तो ये हो जाएगा तुलुब। क्या यहाँ पे तुलुब जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद का प्रश्न है, महानवमी डिब्बा क्या है। तो यह जन एक विशालकाय मंच है। क्या है, विशालकाय एक मंच है। 77 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी, मतलब किसको ज़्यादा माना जाता था पूजा में, पूजा पाठ में। तो पंपा देवी का, इसी के नाम पे जो है ना हम्पी इसका राजधानी पड़ा था। उसके बाद का प्रश्न है, विजयनगर के कुदिरई चेट्टी, ठीक है पे कौन थे। तो यहाँ पर ये ना घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी। उसके बाद का प्रश्न है, गोपुरम क्या था। तो गोपुरम का जो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अर्थ जो होता है ना, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है ना, मंदिर जाने वाला जो रास्ता होता है उसका द्वार, वहाँ पर जो होता है ना वो जो गेट है बस वही कहलाता है गोपुरम। उसके बाद का 80 नंबर प्रश्न कि विजयनगर किस, क्या लिखा गया, विजयनगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध बाजार था। तो यहाँ पर किस चीज़ का जो है ना व्यापार होता था। तो मसाले का, वस्त्र का, बहुमूल्य रत्न का, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सभी का। तो ये सभी प्रश्नों का आंसर जो है ना आप लोग को हम बताने का काम किए हैं। उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और फिलहाल हम देख लेते हैं आप सभी का कमेंट वगैरह क्या है। अंशिका सिंह हेलो 6 कभी, कोई बात नहीं। खुशी यादव, आप लोग तो मैसेज करके डिलीट कर देते हो, वाह। कोई बात नहीं है, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं अब। तो देखिए जो जो भी स्टूडेंट लेट से जुड़े होंगे उसके लिए छूट गया होगा, कोई बात नहीं। आप लोग स्टार्टिंग से करके एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, हम जो है पूरा आप लोग को जो है 80 में से 80 का आंसर की आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए, क्या एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या दोबारा से करते हैं आप सभी के लिए, यस या नो। यस या नो एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि जो है हम सभी इसको और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आप सभी के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। एक मतलब दूसरा मतलब करना पड़ेगा, तो फिर वही सभी प्रश्नों को दोबारा दोबारा बताना होगा। तो इसके लिए एक बार में ही आप लोग कोशिश करें कि हो जाए तो अच्छी वाली बात है। तो देखिए आप सभी को जो है हमारे चैनल के साथ में जो व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप सभी वहाँ से उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो है ना आप सभी को वहीं पर जो है ना PDF मिल जाएगा, जिसमें टिक लगा हुआ रहेगा। और सभी प्रश्नों का ऐसा नहीं है, बाकी आगे जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए भी आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलने वाला है वहाँ से। तो आप सभी जो है उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो है आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप सभी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, और ये मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो एंड लव यू ऑल।